Hi guys, welcome back to your fun loving channel and your fun loving platform. Hello Siksha. So basically guys, in today's video we are going to start with another diagram series. Basically I thought that I should give you some basic concepts in the form of diagrams because diagrams are somewhere very memorable. So biological classification हमने chapter complete कर लिया है and this is the part 1 of that section. Right, so we are going to talk about the introduction of biological classification. Introduction means the basic concept that has been given in the chapter. Okay, so firstly, what is biological classification? So it is arrangement of organisms in hierarchical series on the basis of similarities and dissimilarities. तो इसका क्या मतलब है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का एक फॉर्म होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ और उनकी डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे अरेंज करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि आखिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है. राइट, so study of one or two organisms is not enough to know the vital feature of a group. मतलब किसी ग्रुप में अगर 7 मेंबर्स हैं तो we need to study 7 members all separately, क्योंकि एक दो को हम अगर हम स्टडी करते हैं so we won't be able to understand what are the basic similarity and dissimilarity among the grouping of that particular group. Okay, राइट, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन अ लोकेलिटी. तो इसका क्या मतलब है कि जो लोकेलिटी लोकल स्पेसेस होती हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पर नहीं होते. दे आर डाइवर्स बिकॉज द वर्ड इज अ डाइवर्स नेचर. Right, and in this diverse nature we have a lot of animals that are of separate types and they are of separate reasons. So we cannot assign a particular place for a particular organism because every organism do exists more than one places on the basis of their environmental factors. Right, so ये सारे कुछ points हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो. You can study that. लाइक हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. लाइक कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, तो ये स्टडी हमें पता करने में हेल्प करती है कि व्हाट आर दोज रिलेशनशिप. राइट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उनके बीच में क्या एवोल्यूशन हो सकता है, क्या वेरिएशन हो सकता है, क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, क्या उनके बीच रिप्रोडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आंसर करता है हमारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, दैट इज़ लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो जस्ट सी दैट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे हमें डिवीजन होता है कि किस तरीके से हम डिवीजन को असाइन करते हैं. राइट, सो सबसे नीचे हमारी आती है स्पीशीज़, देन हमारा जीनस आता है, देन वी हैव अ फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड डोमेन. सो ये सीक्वेंस हमारा कैसे होता है, सीक्वेंस इज डाउन टू अप एरो. राइट, तो ये हमारा इसी तरीके से अभी हम जब आगे नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे सो वी विल बी यूजिंग दिस सीक्वेंस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर नॉमेनक्लेचर. नाम को असाइन करने के लिए हम यही लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको चैप्टर में दिया हुआ है. राइट, अब आते हैं हम फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन में. मीन्स कि पहला ऐसा इंसान कौन था जिसने ये क्लासिफिकेशन किया था. तो एरिस्टोटल हमारे फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, या फिर ही वॉज द वन हु डिड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिससे इन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया था, इनिशिएटिव लिया था कि दूसरों के दिमाग में ये आइडिया डाला था, आप कह सकते हो, कि क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. तो बेसिकली इन्होंने दो मोड्स में हमारा क्लासिफिकेशन किया, प्लांट और एनिमल. ठीक है, प्लांट और एनिमल की कैटेगरी को इन्हें हाफ शर्ब एंड ट्री के में डिवाइड कर दिया, और एनिमल को इन्होंने रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड एनिमल के बेसिस पर डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिक लिया था. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अगर हम देखते हैं सो वी हैव हियर एन ट्री लाइक स्ट्रक्चर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. तो सबसे पहला हमारा प्रोटिस्टा आता है. राइट,
जो कि हमारी यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट. नेक्स्टली वी डू हैव आर eubacteria, that is unicellular and prokaryotic structures. Then we have an archaebacteria, unicellular and prokaryotic structure. ये याद रखना कि जहाँ पर भी बैक्टीरिया वर्ड आ जाता है दैट इज प्रोकैरियोटिक, मतलब उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है. तो ये तो प्रोटिस्टा की कैटेगरी हो गई. अब हमारी 3 कैटेगरी जो बची हुई है वो है हमारी प्लांटे. तो प्लांटा हमारे क्या है, प्लांट की कैटेगरी है. वी हैव एन मल्टी सेलुलर, इनमें मल्टी सेलुलर सेल्स होती है, हमें पता है. दे आर यूकैरियोटिक, मीन्स स्पेसिफिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है डेवलप्ड फॉर्म में, और उस न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. यही सेम चीज़ आपके एनिमेलिया किंगडम के साथ है, और यही सेम चीज़ आपकी फंगस किंगडम के साथ है, राइट. तो अगर हम की फीचर्स और सिस्टम के साथ देखना शुरू करते हैं और कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हुए हैं, तो देखें कि एरिस्टोटल के बाद लाइनस ने हमें 1758 में दिया. इन्होंने इनके क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया था. वो किंगडम्स कौन कौन से थे? किंगडम हमारे प्लांटे और एनिमेलिया थे, ठीक है. नेक्स्ट जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया वो एर्नेस्ट एंड हैकेल ने 1866 में दिया था. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर लिया था उसमें एज अ सेपरेट किंगडम. प्रोटिस्टा, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था. इन्होंने प्रोटिस्टा को इसलिए ऐड किया क्योंकि प्रोटिस्टा में जो टिश्यू डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी थी वो नहीं मिलती थी. टिश्यू अब यहाँ पर आता है टिश्यू डिफरेंशिएशन क्या होता है. जब हमारी सेल्स मल्टी सेलुलर सेल्स जो होती हैं या फिर आपकी सिंगुलर सेल्स होती हैं, वो सेल आपकी डिवाइड करती है तो वो टिश्यू बनाती है, राइट. एंड टिश्यूज क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, राइट. तो क्या होता है कि ये पर्टिकुलर टिश्यूज जो हैं वो जब एक सेल्स होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वर्क में इंडल्ज हो जाती हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्क करने लगती हैं. लाइक कार्डियक मसल्स, कार्डियक सेल्स होती हैं आपकी, कार्डियक टिश्यूज होते हैं तो उसमें कार्डियक सेल्स होती है. इसका क्या मतलब हुआ कि जो कार्डियक सेल्स हैं वो सिर्फ हार्ट का फंक्शन करेंगी, कार्डियक फंक्शन करेंगी. तो ये क्या हुआ कि वो स्पेसिफिक वर्क करने लगी, और इसी जो फिनोमिना है इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू डिफरेंशिएशन. तो प्रोटिस्टा में ये देखने को नहीं मिलता था. तो एर्नेस्ट एंड हैकेल ने 1866 में प्रोटिस्टा को एक अलग किंगडम के तौर पर डिफाइन कर दिया. तो इन्होंने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है. अब हमारा कॉपलेन थे 1956 में, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. इन्होंने मैनेरा ऐड किया था कि जो ईएम स्टडीज़ हो रही थी उसमें प्रोकैरियोट्स को बताया गया था कि उनमें डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को भी ऐड कर लिया एज अ सेपरेट किंगडम, राइट. अब जो लास्ट और मोस्ट एडवांस्ड हमारा स्ट्रक्चर दिया गया था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में. इन्होंने फंगस को सेपरेट ग्रुप दे दिया था कि उसके जो, क्योंकि फंगस जो था वो हमारे जो पहले 4 किंगडम्स थे उनसे अलग फंक्शन करता था. वो एक रिलेशनशिप शो करता था आपका बैक्टीरिया के साथ, दैट इज़ योर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव इट डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है जिस पे अभी वर्क चल रहा है, बट हमारा अभी का यानी कि रिसेंट सेंचुरीज़ में हमारा यही किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर ही असाइन किया जाता है. एंड अभी भी यही यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा एक्यूरेट एंड एडवांस फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी तक हिस्ट्री में नहीं आया है. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके एनसीईआरटी में इसमें से क्या क्या चीज़ें नहीं दी हुई हैं और आपको वो नीड बेसिस पे पढ़नी है. तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है. आपको 4 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी नहीं मिलेगा आपकी एनसीईआरटी में. दिस इज़ फॉर योर एनसीईआरटी, दिस इज़ नॉट फॉर एनसीईआरटी बेसिस, इट इज़ जस्ट फॉर योर नीट, राइट. सो ये आप
आपको पढ़ना है नीट के लिए, इसलिए मैंने जो भी कंटेंट बनाया है दैट इज़ इंक्लूडिंग योर नीट एंड योर 11th सिलेबस, राइट. सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज कि ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी. अगर आप अपनी 11th की आंसर शीट में लिख देते हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू वॉन्ट बी गेटिंग नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट, क्योंकि आपने जो लिखा है वो सही है. just in case you don't have syllabus related to it, so you don't need to write it or to waste your time over it, right. बाकी की जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं that is exactly same as your NCERT syllabus, right. So that's all for today's video. If you have any kind of a problem or any kind of issue in the topic, so you can comment down your issues and I'll be solving them. And do share with your friends as more as possible, so that they can also get the benefit of a free content as your fun loving channel content, that is your Hello Shiksha. So that's all for today, and do like, share and subscribe to your channel, and stay tuned for the next video that is going to be uploaded tomorrow.